हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में पूरा का पूरा लगे होंगे और दिन रात आप लोग मेहनत कर रहे होंगे अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। और मेरा ईश्वर से यही मनोकामना है कि आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। तो सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम है आपका आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी तैयारी को बिल्कुल अच्छी तरीके से आसान भाषा में करवाया जाता है। तो सभी बच्चे सबसे पहले ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं। कमेंट बॉक्स में बाबू, लाइव चैट में आप लोग फटाफट से बताइए कि आप सभी कैसे हैं, क्या आप सभी ठीक है और हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का जो क्लास है उसको शुरू किया जाए। प्यारे बच्चों, हम बता दें कि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के ऐसे 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और इससे बहुत सारा ऐसा प्रश्न होगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आज का सेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आज के सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और एक एक प्रश्न को अपने माइंड में क्या करना है, बैठा लेना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों को भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। अपने भाई बहनों को भी क्या करना है, शेयर करना है ताकि आपके भाई बहनों का भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो सभी बच्चे एकदम यहां पे रेडी हो जाइए क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का बाबू क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे महत्वपूर्ण पूरे बुक से चुना हुआ ऐसे 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके लिए और बाबू आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो सभी बच्चे एकदम रेडी हैं? एक बार बोलिए यस, बोलिए सभी बच्चे। कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में आप लोग यस एक बार लिख दीजिए ताकि हमको पता चल सके कि हाँ आप सभी एकदम रेडी हैं। तो सभी बच्चे लाइव चैट में यस बोल दीजिए। और बाबू देखिए, चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो ये हमारा है चैनल, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसी पे आपको एक बार प्रेस कर देना है तो हमारा क्या होगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जब सब्सक्राइब हो जाएगा तो ये जो बेल नोटिफिकेशन है ना, ये जो तीर का निशान है, तीर के निशान पे दाब के जो बेल नोटिफिकेशन होगा उसको ऑल पे कर देना है ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। एक तो ये रहा कि जब भी लाइव क्लास होगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। दूसरा बाबू, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि जब भी लाइव क्लास होगा अभी से लेके एग्जाम के दिन तक, बाबू एग्जाम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम लाइव क्लास चलाते रहते हैं, तो उस दिन तक आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो ये नंबर नोट कीजिए मेरा, 9135742024, ठीक है। आप इस पे क्या करिए बच्चे, व्हाट्सअप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो वो फटाफट से आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, आपके पास दो लिंक जाएगा, पहला और दूसरा। आपको क्या करना है, अगर आप बॉय हैं तो जुड़ जाइए बॉय ग्रुप में, अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ग्रुप में जुड़ जाइए। और लास्ट काम कर दीजिए बाबू, अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक बार लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए, जल्दी जल्दी दबा दीजिए। लाइक का जो बटन है उसको फटाफट से सभी मेरे चाहने वाले, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे शेर शेरनी जितने भी है फटाफट से लाइक कर दीजिए। और बाबू एग्जाम में लड़ने वाला पीडीएफ नहीं लिए हैं तो ले लीजिए बाबू, मात्र 399 में, ज्यादा नहीं है चार्ज बाबू, मात्र 399 में आपको ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, गेस प्रश्न, सारा चीज मिलने वाला है। तो फटाफट करिए, देर मत करिए, जाइए आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करके वहां से परचेस कर लीजिए। नहीं तो एक नंबर है, हम लिख देते हैं बाबू यहाँ पे, हमारा नंबर क्या है, 6299248935। आप इस पे हमसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू संपर्क करिए। और यही है मेरा पीडीएफ नोट संबंधित कोई भी शिकायत हो, चाहे कोई भी आपको लेना हो, तो यही एक लौता मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। तो ये भी आपको बात को ध्यान रखना है कि अगर और भी किसी नंबर से मैसेज कॉल जाता है तो पूरा का पूरा फ्रॉड है बच्चे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लगा दे उससे पहले लाइव चैट में आप लोग क्या करिए बाबू, एक बार इमोजी भेज दीजिए दिल का ताकि हमको तसल्ली हो सके, फटाफट से यस बोल दीजिए। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनाइल हाइलाइड है। बाबू क्वेश्चन क्या है, विनाइल हाइलाइड है। तो जितने भी बच्चे होंगे, अधिकतर बच्चे हमारा थ्योरी का क्लास किए हैं तो हमने आपको बता रखा है। उससे पहले देखिए सारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है। हो सकता है कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन दिख जाए, तो बाबू एकदम कांस्टेंट होकर क्लास को करिए। कौन सा विनाइल हाइलाइड है बाबू, हम जब आपको हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको, जब हेलो एल्केन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था एलील हाइलाइड या एलिलिक हाइलाइड। बाबू ध्यान रखिएगा हमने क्या पढ़ाया था, आप ध्यान दीजिए, दिए होंगे एलील हाइलाइड, है ना बाबू।
एलील हाइलाइट या एलिलिक हाइलाइट। उसमें बाबू हमने क्या कहा था, एलील या एलिलिक हाइलाइट में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हमने कहा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन से यहां पे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो बाबू हाइड्रोजन में हम लोग क्या क्या जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, और क्या होता है बच्चे, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ये होता है हाइड्रोजन। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है मेरे बच्चों, तो उसे हम लोग एलील या एलिलिक हाइलाइट कहते थे। लेकिन बाबू एक बार उसमें आपको याद रखना है कि हम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने दूसरा सिचुएशन sp2CX बॉन्ड के आधार पर पढ़ाया था कि विनाइल या विनाइलिक हाइलाइट क्या होता है। याद रखिएगा वो दिन जब हम आपको थ्योरी करा रहे थे, विनाइल या विनाइलिक हाइलाइट का बाबू सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मेलिटी क्या होता है, एक बार कमेंट करिए। तो हमने क्या कहा था कि विनाइल या विनाइलिक हाइलाइट में सिचुएशन ये रहता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विनाइल या विनाइलिक हाइलाइट के नाम से जानेंगे, है ना बाबू। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हमसे तो ये एलील नहीं पूछा है, लेकिन हमने आपको ये बता दिया, हमने आपको ये क्या किया बाबू, बता दिया, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर ये भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से बना ले। तो हमसे क्या पूछा गया है, सिंपल सी बात है, हमसे पूछा गया है कि कौन सा, हमसे क्या पूछा गया है बाबू, हमसे पूछा गया है कि कौन सा विनाइल हाइलाइड है ना। तो विनाइल हाइलाइड क्या है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसके आगे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथे वाले कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तब ये विनाइल हाइलाइड होगा बाबू। तो यहां पे क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन से यहां पे क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसका हम नाम क्या देंगे, एलील हाइलाइड। लेकिन एलील हाइलाइड तो हमसे पूछा नहीं है तो हम गलत कर देंगे। अब देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं नहीं देखना है, वहां पे देखना है कि कहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बस आपको एक ही जगह पे फोकस होना चाहिए कि कहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथे वाले कार्बन से यहां पे क्या जुड़ गया बाबू, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो कार्बन 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 डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा बाबू, ये हमारा कहेगा विनाइल हाइलाइड। अब देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो ये हमारा विनाइल हाइलाइड नहीं कहलाएगा। अब ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला वैसे भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा बाबू मेन फॉर्मूला क्या है, तो आप सभी को पता है कि अगर पूछेगा कि विनाइल हाइलाइड तो हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। अगर हमसे पूछ देता विनाइल की जगह पे एलील हाइलाइड तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। तो ये आपको स्पष्ट हो गया, एक बार फटाफट से बता दीजिए, सभी बच्चे बताइए स्पष्ट, आगे बढ़ा जाए, जो कि कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बोल भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए जेम डाई ब्रोमाइड, अब यहां पे ब्रोमीन जुड़ा है तो क्या लिखा है, जेम डाई ब्रोमाइड लिखा है, लेकिन बाबू यहां पे जेम डाई हाइलाइड हमने पढ़ा था, हाइलाइड का मतलब क्या, हैलोजन, है ना। तो जेम और हमने 20 पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि अगर जेम रहे, हमने बताया था बाबू कि अगर जेम डाई हाइलाइड पूछा जाए तो हमने क्या कहा था कि अगर एक ही कार्बन परमाणु के साथ दो गो हाइड्रोजन अगर जुड़ जाए, एक ही कार्बन परमाणु के साथ दो गो हाइड्रोजन जुड़ जाए, उसे हम लोग कहते हैं जेम डाई हाइलाइड। लेकिन फिर हमने बताया था कि अलग अलग कार्बन के साथ, जैसे CH2X है ना, और यहां पे क्या है CH2 और X, यानी अलग अलग कार्बन के साथ अलग अलग अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसे हम लोग इसका नाम क्या देंगे, विस डाई हाइलाइड कहेंगे। तो यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए ताकि कोई भी अगर आ जाए तो आपसे छूटे ना, इसीलिए इस क्लास को हमने इतना महत्वपूर्ण बनाया है। तो देखिए यहां पे हमसे क्या पूछा गया, जेम डाई ब्रोमाइड क्या है बच्चों, तो आप क्या कहिएगा कि बाबू एक ही कार्बन परमाणु के साथ दो गो हाइड्रोजन, देखिए इस कार्बन परमाणु के साथ मात्र एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन परमाणु के साथ मात्र एक, यानी अलग अलग कार्बन के साथ अलग अलग हाइड्रोजन जुड़ा है, इसे तो हम लोग कभी भी जेम नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे विस। अब बाबू यहां पे आइए कि देखिए एक ही कार्बन परमाणु के साथ Br को है 2, यानी दो गो Br जुड़ा है, यानी दो गो हाइड्रोजन जुड़ा है। यहां आप देखिए क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, फिर C है, इसके साथ नीचे में एगो Br, फिर क्या है ऊपर में एगो Br, और इधर क्या जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, CH3 जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे CH3। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा कि एक ही कार्बन परमाणु के साथ को गो हाइड्रोजन जुड़ गया, तो आप कहिएगा गुरुजी एक ही कार्बन परमाणु के साथ दो गो हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसका नाम हम लोग देंगे क्या, जेम डाई ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो जेम डाई ब्रोमाइड क्या है, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए
एक ही कार्बन के साथ एक ही यहाँ पे ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा नहीं होगा। देखिए एक कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, यानी एक ही कार्बन परमाणु के साथ दो हाइड्रोजन एक ही में जुड़ा है, और यही एक वाला हमारा क्या होगा, यानी ऑप्शन बी वाला हमारा सही आंसर होगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। बाबू बताइए क्लियर हो रहा है ना, जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला के विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। बाबू विस्फोटक पदार्थ किसका बनता है, विस्फोटक जैसे बम हो गया विस्फोटक पदार्थ, तो विस्फोटक पदार्थ बनता है नाइट्रोग्लिसरीन का। बाबू किसका बनता है, हम यहां पे लिख देते हैं नाइट्रो, है ना, नाइट्रो, नाइट्रोग्लिसरीन का क्या बनता है बाबू, ध्यान में रखना है, विस्फोटक पदार्थ बनता है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ बनता है, और इसी से बनता है क्या, ग्लिसरॉय। तो ग्लिसरॉय हमारा क्या होगा, ग्लिसरॉय से क्या बनेगा बाबू, ध्यान में रखना है कि विस्फोटक पदार्थ बनता है। अगर ग्लिसरॉय ना देके नाइट्रोग्लिसरीन दे तो बाबू ये भी हमारा राइट आंसर होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो हम कहेंगे कि ग्लिसरॉय का प्रयोग करेंगे, ना कि हम लोग मेथिल एल्कोहल का प्रयोग करेंगे, ना हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करेंगे, और इनमें से कोई नहीं आंसर होगा नहीं, यानी जो ऑप्शन होगा बाबू हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए क्वेश्चन जबरदस्त है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, कौन सा ऐसा है बाबू जो नेचुरल पॉलीमर नहीं है। यानी अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब होता है मेरे बच्चों बहुलक, यानी इनमें से कौन है जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। बाबू स्टार्च की बात करें प्राकृतिक बहुलक होता है, अगर प्रोटीन की बात करें प्रोटीन हमारा प्राकृतिक पॉलीमर होता है, न्यूक्लिक अम्ल हमारा क्या होता है, प्राकृतिक पॉलीमर होता है, लेकिन मेलामीन बाबू क्या होता है, मेलामीन हमारा प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है, मेलामीन हमारा प्राकृतिक पॉलीमर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, यह सिंथेटिक बहुलक होता है। कौन सा नाम लिख दे जी, यहां पे लिख देते हैं कि ये क्या होता है, तो ध्यान में रखना है ये जो होता है ना सिंथेटिक, ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है। सिंथेटिक क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुलक होता है, सिंथेटिक बहुलक होता है। ये कौन सा बहुलक होगा, सिंथेटिक बहुलक होगा। बाकी सारे के सारे क्या होंगे हमारे, तो प्राकृतिक बहुलक होंगे। तो हमारा कौन सा नहीं होगा, मेलामिन नहीं होगा, जो कि आप लोगों ने सही किया आंसर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए कि इथेनॉल जल में घुलनशील है, इसका कारण क्या है। इथेनॉल का सूत्र जानते हैं क्या होता है, एथ का मतलब दो कार्बन, तो यहां पे क्या होगा, इथेनॉल का सूत्र CH3 है ना, CH2OH। ये क्या है बाबू, ध्यान में रखना है कि ये एथेनॉल है। अब इसको आप लिखना चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कार्बन एगो एगो कार्बन एगो कार्बन, कार्बन की संख्या दो गो, हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 3 और 2 5 गो, तो हाइड्रोजन 5 गो, इसके साथ OH जोड़ दीजिए, ये क्या है हमारा बाबू, ध्यान में रखना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल, या इसका ही हम लोग नाम देते हैं क्या, एथेनॉल। अब बाबू यहां पे हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एथेनॉल जल में घुल जाता है, जो दारू, जैसे एथेनॉल क्या हो गया, दारू हो गया, मेथिल एल्कोहल क्या होता है, मदिरा, जिसको दारू के रूप में पीते हैं हम लोग, है ना, हम नहीं पीते हैं ना, आप पीते हैं, माने जो पिया कड़ा सब होता है, चाहे कोई कोई स्वास्थ्य के लिए भी पीता है, या हर चीज का एक लिमिट है, अगर कुछ लिमिट में पीजिएगा तो सही है, लेकिन ज्यादा पीजिएगा तो क्या होगा, हानिकारक होगा। ठीक है, और कितना कितना तो बेवड़ा रहता है, सब पाउच पी पी के पटाई रहता है, ये सब आपको पता ही है, आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, पाउच पी के, चलिए आप सबको पता होगा। यानी इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। तो बाबू याद रखना है कि इथेनॉल जल में इसीलिए घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्यों, क्योंकि बाबू आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, OH में जो O होता है क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वर्ग बाबू याद रखना है 16 में ऑक्सीजन। तो बाबू ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें क्या पाया जाएगा, तो लिखिएगा कि एथेनॉल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आप लिखिएगा कि इसमें क्या होगा बाबू, तो इसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या पाया जाता है बाबू, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है ना, इथेनॉल जल में घुलनशील होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इथेनॉल जल में घुलनशील होता है क्योंकि इसके साथ क्या होता है, तो आप कहेगा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो कितने सारे बच्चे हैं जो 5 का सी ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल फर्राटेदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। अगर ये नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा जी, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, आप कहिएगा HNO3।
क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बाबू, आप ध्यान में रखिएगा HNO3, यानी नाइट्रिक अम्ल हमारा क्या होगा HNO3, जो कि कौन से ऑप्शन में है बाबू, तो आप कहिएगा कि जो ऑप्शन ए है गुरुजी, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि निम्न अभिक्रिया, अब देखिए यहां पे मजा आएगा कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल इनमें से कौन सा है, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल इनमें से कौन सा है बाबू, यहां पे है कि जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के फाइनल बोर्ड परीक्षा में दिया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाबू क्वेश्चन क्या है कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की ऊर्जा यानी HNO की उपस्थिति में करेंगे तो क्या होगा। जब HNO की उपस्थिति में करते हैं तो यहां पे ध्यान रखना है हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3, CHCl क्या है, 3 है क्लोरोफॉर्म, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहा है, ऑक्सीजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, तो यहां पे याद रखना है HNO, है ना, किसकी उपस्थिति में कराना है, तो आप कहिएगा HNO की उपस्थिति में कराना है। तो सिंपल सा बात है कि इसका क्या होगा, 1/2 भाग होगा, एक ऑक्सीजन प्रकाश की ऊर्जा से गायब हो जाएगा। तो बाबू यहां से देखिए H पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहां से 3 को Cl है ना, Cl3 है तो Cl पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से H गायब हो गया और यहां से एगो Cl गायब हो गया, और देखिए यहां पे दे रखा है क्या कि ये HCl बना दिया है, यहां पे साफ दे रखा है क्या कि ये HCl बना दिया, और हमने कैसे बताया कि यहां से H और यहां से Cl क्या हो गया, निकल गया, HCl बना दिया। तो बाबू जब यहां से H निकल गया है, सुनिएगा, जब यहां से क्या हुआ है, H निकल गया है और यहां से Cl निकल गया है, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहां से H निकल गया और यहां से Cl2 में से एक Cl निकल गया तो यहां पे क्या बचा, C बचा ओनली, क्योंकि H तो निकल गया है। उसके बाद से ऑक्सीजन का 1/2 भाग होगा तो ये ऑक्सीजन बचेगा तो सिर्फ CO बचेगा, और यहां से Cl2 में से एक Cl निकल गया तो क्या बचेगा, Cl2 बचेगा। तो बाबू COCl2 बचा, और कितने सारे बच्चे जो हैं COCl2 राइट आंसर किए हैं, है ना, कितने सारे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। कार्बोनिल क्लोराइड, चाहे फोजिन कहिए, विषैली गैस निकलती है, कार्बोनिल क्लोराइड यहां पे लिख ही देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कार्बोनिल क्लोराइड गैस का नाम क्या है, ये जो गैस निकल रहा है COCl2, इसका नाम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, या इसे ही हम लोग इस गैस का नाम क्या देते हैं, फॉस्जीन। फॉस्जीन का मतलब जानते हैं बाबू, फॉस्जीन, फॉस्जीन क्या है, विषैला गैस है, फॉस्जीन क्या है, एक विषैला गैस है, इसका नाम होता है फॉस्जीन, इसका नाम होता है COCl2 का नाम क्या होता है, फॉस्जीन। इतना डिटेल में पढ़ा रहे ताकि हम जानते हैं कि इसमें से फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा बच्चे। आगे बढ़िए, अगला कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। अरे बच्चे एक बार बता दीजिए, अभी हमने जस्ट बताया कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, जल्दी जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है कि नाइट्रिक अम्ल को हम लोग क्या लिखते हैं, HNO, है ना, हम क्या लिखते हैं नाइट्रिक अम्ल को, हम लिखते हैं HNO3, है ना। अब ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये किस विधि के द्वारा तैयार होता है, क्या ये संपर्क विधि से होगा, तो आप कहिएगा बिल्कुल संपर्क विधि से नहीं होगा। क्या ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होता है, तो नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हमारा नाइट्रिक अम्ल नहीं बनता है, HNO3 नहीं बनता है। क्या ये हैबर विधि से, तो हैबर विधि से अमोनिया का होता है, तो ये हैबर विधि गलत आंसर। तो बाबू जो हमारा विधि है वो कौन सा होगा, तो आप कहिएगा ओस्टावर्ल्ड विधि से, ओस्टावर्ल्ड विधि से, यानी नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है कौन से विधि से, ओस्टावर्ल्ड विधि से। और बाबू शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत दुख लग रहा है, आपको पता है कि हमारा तबीयत खराब है फिर भी हम आपके लिए इतना मेहनत करके जा रहे हैं। तो आप प्लीज आप लोग यहाँ पे क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए फटाफट से। आगे बढ़िए, अगला कि साबुन के लिए क्रिएटिव, है ना, क्रिएटिव मिसेल्स यहाँ पे सिंड्रेटा, यानी दे देगा कि साबुन के लिए CMC का मान होता है। बाबू ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साबुन के लिए CMC का मान क्या होगा, यानी क्रिएटिव मिसेल सिंड्रेटा। तो बाबू साबुन के लिए CMC का जो मान होता है हम आपको लिख के बता देते हैं, 10 के पावर -4 से 10 के पावर -3 मोल प्रति लीटर, है ना, मोल प्रति लीटर होता है। यानी क्या हो जाएगा, 10 के पावर -4 से क्या होगा, 10 के पावर -3, यहां पे हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है जी, फटाफट से बता दीजिए। तो देखिए ये वाला ऑप्शन में है, जो कि सी वाला ऑप्शन में है, तो हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ जाते हैं कि ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में से कौन सीधे संयोग नहीं करता है। ऑक्सीजन के साथ सीधे कौन संयोग नहीं करेगा,
अरे बाबू, हमने आपको बताया कि जो मुक्त अवस्थाएं में पाए जाती हैं धातुएं, वो कभी भी किसी के साथ क्या होती है, संयोग नहीं करती है। और मुक्त अवस्था में हमारा क्या पाया जाता है, तो आपको पता है कि मुक्त अवस्था में पहली बात की एयू यानी सोना, एजी, एजी का मतलब क्या, चांदी, पीटी यानी प्लेटिनम पाया जाता है। जो क्या करता है, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ना ये जल वाष्प, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना ऑक्सीजन, किसी से संपर्क नहीं करता है। तभी तो बाबू इसको आभूषण के रूप में लोग पहनते हैं सोना को, क्योंकि कितना भी पानी से उसको धो लीजिए उसमें जंग नहीं लगेगा, कितना भी महिलाएं उसको अंगूठी पहन के आटा गूंद ले जल्दी जंग नहीं लगेगा, है ना। तो इसीलिए आभूषण के रूप में इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में से कौन सीधे संयोग नहीं करेगा, तो बाबू एफ ही, लोहा में जंग लग जाएगा, टाइटेनियम, जिंक नहीं बाबू, जो हमारा प्लेटिनम होगा पीटी, ये क्या करेगा, सीधे संयोग नहीं करेगा। यानी बाबू क्या होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ जी कि निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस कौन है, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस कौन है, तो बाबू उत्कृष्ट गैस कौन है, तो बाबू याद रखना है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, ये जितने भी है उत्कृष्ट गैस है। ये उत्कृष्ट गैस कहां पे रखे गए हैं, तो वर्ग 18 में रखे गए हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब क्या है, उत्कृष्ट गैस है। और इनका जो बाबू याद रखना है कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, इसमें क्या होता है, NH2 NP6 होता है। यानी याद रखना है क्या होता है, NH2 NH2, यानी S में भी पूरा फुल होगा और क्या होगा, NP6 होगा। यानी NP6 और P कक्षा भी पूरा का पूरा फुल होता है, ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला कि नीला कशिश का सूत्र क्या होता है, या इसको बोल दिया जाता है नीला थोथा का सूत्र क्या होगा। जल्दी जल्दी मेरे बच्चे राइट आंसर करिए कि नीला कशिश का सूत्र क्या होगा, नीला थोथा का सूत्र क्या होगा। तो नीला कशिश या नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेगा CuSO4 इंटू 5H2O। ये क्या है हमारा, नीला कशिश है या नीला थोथा है, CuSO4 इंटू 5H2O, ये हमारा नीला कशिश या नीला थोथा है, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला है ना, अगला अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त होता है। बाबू क्लोरोफॉर्म का एक सूत्र फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा, जल्दी जल्दी। तो आपको पता है ना, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, बेहोशी के लिए, निश्चेतक के लिए। बाबू याद रखना है, निश्चेतक के लिए इसका प्रयोग होता है, यानी बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, निश्चेतक का। तो बाबू अगर पूछा जाए क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त हो सकता है, तो बाबू क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त होता है, तो जब हम याद रखना है कि एथेनॉल को, है ना, एथेनॉल से प्राप्त करते हैं, क्लोरीन के साथ इसकी क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। एथेनॉल का मतलब जानते हैं क्या हो गया, CH3 CH2OH। जब इसके साथ क्लोरीन के साथ बाबू क्लोरीन क्या, क्लोरीन मतलब क्लोरीनीकरण करते हैं ना बाबू, तब जाके हमारा क्या प्राप्त होता है बाबू, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। चाहे आप लोग जब यहां पे एल्केन से भी प्राप्त कर सकते हैं, कि जब एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में कराते हैं, तो मिथेनॉल नहीं होगा, क्योंकि इसमें OH है, सिर्फ मीथेन से कर सकते हैं, CH4 से। जब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में, तब बाबू हमारा क्या होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। लेकिन क्लोरोफॉर्म इसमें से दिया गया किससे प्राप्त होगा, तो आप कहेगा इस ऑप्शन के हिसाब से एथेनॉल से प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़िए कि मैलाकाइट अयस्क निम्नलिखित में से किस धातु का होता है। मैलाकाइट का सूत्र कोई भी बच्चा बता दीजिए, मैलाकाइट का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा, CuCO3 इंटू यहां पे CuOH का द होल ट्वाइस। यही ना होता है जी मैलाकाइट का सूत्र, जल्दी जल्दी बताइए, यही ना होता है, जल्दी जल्दी। CuCO3 इंटू, बहुत बढ़िया, CuCO3 इंटू, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आ रहा है, COH का होल ट्वाइस। ये क्या है, मैलेकाइट है। तो इसमें आप लोगों ने देखा, थोड़ा सा और अच्छा से लिख दे, क्योंकि ये एक की तरह हो गया है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, CuCO3 इंटू क्या होता है, CuOH का क्या होता है, द होल ट्वाइस होता है। बाबू ये क्या होता है, मैलेकाइट का सूत्र होता है इसका। तो इसमें क्या पाया गया है, आप देखिए, तो इसमें क्या पाया गया है, तो आप कहेगा इसमें कॉपर। तो मैलेकाइट किसका होगा, तो आप कहेगा कॉपर का होगा, कॉपर का, है ना, कॉपर का, आयरन का नहीं होगा। जिंक का ZNS होता है ना, सिल्वर का बाबू नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। भले आसान है, लेकिन ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन, कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है।
किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है? तो मेरे बच्चे आपको ये इतना पता होना चाहिए कि जो जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। अगर हम आपसे पूछ दे कि क्या ये जिंक हमारा संक्रमण तत्व है, भले डी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है, इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, लेकिन ये क्या डी ब्लॉक का तत्व होते हुए भी क्या ये संक्रमण है? तो आप कहेगा नहीं, क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल है ना, डी कक्षा कोश से पूरी तरह से फुल है, तो इसलिए ये क्या होगा? जिंक हमारा संक्रमण तत्व नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए अगला। अब यहां पे देखिए, यही सब क्वेश्चन देख के क्या होते हैं ना, बच्चे डर जाते हैं, डर डर के मारे बोलते हैं कि सर ये बहुत ज्यादा भारी आ गया क्वेश्चन। लेकिन कुछ नहीं है, देखिए क्वेश्चन क्या है, हम इसको क्या बताए हैं। अगर RX लिखा रहे तो हमने क्या कहा था? एल्किल हाइलाइड। ठीक है, एल्किल हाइलाइड है, दो है तो क्या? एल्किल हाइलाइड के दो अणु को किसके साथ? सोडियम के साथ। सुनिएगा यहां पे आप लोग कि एल्किल हाइलाइड के दो अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? एल्केन बनता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं बाबू? फिटिंग अभिक्रिया नहीं होगा, ये फिटिंग अभिक्रिया नहीं होता है, ध्यान में रखना है। फिटिंग अभिक्रिया बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा कि जब हम हेलो एरिन्स के दो अणु को सोडियम के साथ, बाबू याद रखना है कि बाबू ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तब हमारा डाइफेनिल बनता है, वो होता है हमारा फिटिंग अभिक्रिया। लेकिन हमने आपको वुड्स अभिक्रिया पढ़ाया था कि एल्किल हाइलाइड के दो अणु को कैसे हमने कराया था बाबू? हमने आपको कौन सा वुड्स अभिक्रिया की एल्किल हाइलाइड के दो अणु को, पहला हो गया है ना, ये पहला हो गया, और ये हमने क्या किया? दूसरा ले लिया, है ना। इसी प्रकार से मैंने बताया था कि एल्किल हाइलाइड के दो अणु को जब सोडियम के साथ क्या कराते हैं बाबू? अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? तो आप कहिएगा गुरुजी ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर। क्या बाबू? ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बाबू हमारा क्या होता है? 2Na, और यहाँ पे क्या है? X है, ये 2NaX बाहर निकल जाता है। तो जब यहाँ पे दो गो सोडियम हो रहा है तो यहाँ पे भी दो गो सोडियम कर देते हैं, तो हमारा क्या बनता है? R, और R बनता है एल्केन बनता है। और इसी अभिक्रिया को हमने कहा था मेरे बच्चे, इसी अभिक्रिया का हमने नाम दिया था क्या? तो बाबू वुड्स अभिक्रिया। यानी एल्किल हाइलाइड के दो अणु को सोडियम के साथ जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा एल्केन बनता है, और इस अभिक्रिया का हम नाम क्या देते हैं? वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें हम हेलो एरिन्स के एक अणु को और हेलो एल्केन के एक अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए, बाह्यतम विन्यास 3D6 4s2, यानी बाबू बाह्यतम विन्यास है तो पहले क्या होगा? आर्गन होगा। यानी आर्गन कितना होता है जी चेला? 18 होता है। आर्गन 18, उसके बाद से क्या दिया है? 3D6 और क्या दिया है? 4s2 दिया हुआ है। तो बाबू आर्गन कितना है? 18 है। 18 गो 6 गो कितना हो गया बाबू? फटाफट से बता दीजिए। 24 गो। 24 गो 2 गो कितना हो गया? 26। 26 किसका परमाणु क्रमांक होता है? तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि लोहे का तो 26 होता है गुरुजी, तो ये 26 का हो गया बाबू। किसका? लोहे का हो गया। यानी बाह्यतम विन्यास अगर 3D6 4s2 है तो देखिए 18 को 2 गो 20 गो 6 गो 26 गो, 26 गो किसका होता है? लोहे का ही होता है। यानी लोहा हमारा राइट आंसर हो गया बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला कि भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल के द्वारा बंधे रहते हैं? यानी भौतिक अधिशोषण। अधिशोषण हमने पढ़ाया हुआ है, उसमें हमने आपको भौतिक अधिशोषण भी पढ़ा रखा है। भौतिक अधिशोषण कहते हैं किसको है? कि जब किसी ठोस या द्रव के सतह पर कोई गैस का कण, है ना, कोई गैस का कण आके कमजोर वांडरवाल बल के द्वारा चिपक जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। इसमें कितने परतें बनती है? तो आप लिखिएगा कि इसमें अनेक परत बनता है, अनेक परतों का निर्माण होता है। अनेक परतों का क्या होता है? निर्माण होता है। साथ में आप लोग लिखिएगा कि इसमें कमजोर वांडरवाल बल होता है, और साथ में यह भी लिखिएगा कि यह क्या होता है? रिवर्सेबल होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। यानी इसमें जो बल लगेगा, भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल लगता है? कमजोर एकदम वांडरवाल बल लगता है। यानी क्या होगा? सी वाला, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर। वही रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? मजबूत रासायनिक बंधन बल होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि CH4 में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है?
अरे चला ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। CH4 में या तो सिग्मा पूछेगा या फिर बाबू पाई, यानी मीथेन की बात किया जा रहा है CH4। ठीक है, क्या है बाबू CH4 है, तो बाबू क्या है कार्बन एगो है, इसके साथ हाइड्रोजन कितना है जी 4 गो हाइड्रोजन है। हमने क्या किया इधर 4 गो हाइड्रोजन को दे दिया। ठीक है, तो बाबू इसमें पूछा गया है क्या कि पाई बॉन्ड, देखिएगा कैसे गुमराह किया गया है पाई बॉन्ड। तो बाबू आपको पता है कि अगर एगो सिंगल बॉन्ड हो तो एगो सिग्मा देगा, डबल बॉन्ड हो एगो सिग्मा एगो पाई देगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एगो सिग्मा दूगो पाई हो जाएगा। तो बाबू सारा का सारा सिंगल है, एगो सिग्मा देगा, ये एगो सिग्मा, ये एगो सिग्मा और ये एगो सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 4 हो रहा है, यानी सिग्मा की संख्या हो रहा है 4, लेकिन पाई इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि पाई इसमें है ही नहीं, पाई बॉन्ड बन ही नहीं रहा है। तो इसमें पाई बॉन्ड पूछा गया है तो हम लोग पाई बॉन्ड क्या कहेंगे कि 0 होगा। हो गया ना, 0 हो गया ना। वही अगर पूछेगा सिग्मा बॉन्डों की संख्या 4, अगर पूछ देगा इसका प्रसंकरण क्या होगा आप बता दीजिए गुरुजी, तो प्रसंकरण क्या होगा 4 सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं sp3 प्रसंकरण होगा। तो ये सारी चीजें स्पष्ट रखिए। आगे, आग बुझाने के उपयोग में लाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है ना, आग बुझाने के उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ या हैलोजन कौन सा है, किसका प्रयोग हम लोग अग्निशामक के रूप में करते हैं, यानी आग बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं ये बताइए। तो बाबू आपको पता है कि आग बुझाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं CCl4। CCl4 का मतलब क्या हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किसमें करते हैं हम लोग, तो ध्यान में रखना है आग बुझाने के रूप में करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग। अगर बोला जाए क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको हम लोग निश्चेतक के रूप में करेंगे, बेहोशी के रूप में करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारा क्या हो गया इथोक्सी इथेन हो गया। अब यहाँ पे ये क्या होता है प्यारे बच्चों CH3COOH, इसका नाम आप बताइए तो फटाफट से, कार्बोक्सिलिक है तो जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में भर दीजिए लिख के। आगे बढ़ जाइए, इथेन में कार्बन का संकरण क्या होगा, इथेन में कार्बन का संकरण, इथेन है बाबू क्या है ETHANE होगा, ANE है, यानी इथेन है। तो इथेन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ना, इथेन सबसे पहले लिखेंगे तो वो इथेन, इथेन है तो सबसे पहले क्या है एल्केन है। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों CnH2n+2। तो इसमें इथेन, एथ का मतलब क्या दो गो कार्बन, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितना लेना है दो, तो दो दूनी 4, 4 दू 6, यानी कार्बन दो गो लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा जी 6 गो हो जाएगा, है ना। तब पूछा गया कार्बन का संकरण क्या होगा। अब यहाँ पे इसकी संरचना हम बना लेते हैं बच्चों। कार्बन कितना है, दो गो कार्बन है, हमने क्या किया पहला कार्बन दूसरा कार्बन। हाइड्रोजन कितना है 6 गो है, तो पहला हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, चौथा यहाँ पे बॉन्ड हो गया, चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे, पांचवा हाइड्रोजन यहाँ पे, छठा हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी हमने कार्बन 2 लिखा हाइड्रोजन 2 लिखा। अब बाबू यहाँ पे बोला गया है कि कार्बन के साथ, तो अगर इस वाले कार्बन को पकड़िएगा तो ये सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा। तो इस कार्बन का अगर आप पकड़ेंगे तो 4 सिग्मा हो रहा है, और 4 सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे sp3 प्रसंकरण लिखेंगे। अगर इस कार्बन को पकड़िएगा तो ये एगो सिग्मा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी नंबर ऑफ सिग्मा 4, 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे sp3। यानी कोई भी कार्बन के लिए जो प्रसंकरण हमारा आ रहा है क्या आ रहा है जी sp3, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप लोग स्पष्ट रखिएगा। क्लियर हो रहा है बाबू। आगे बढ़िए, अगला के निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अस्थायित्व इनमें से कौन सा है, सबसे ज्यादा निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अस्थायित्व किसमें से है। तो बाबू सबसे ज्यादा अस्थायित्व कौन सा है, तो बाबू देखिए सारा का सारा क्या है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना। तो बाबू यानी यहां पे ध्यान में रखना है कि ये वर्ग 15 का ग्रुप है, यहां पे हम लिख देते हैं क्या वर्ग 15। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, ये क्या है वर्ग 15 है। तो वर्ग 15 है प्यारे बच्चों, तो वर्ग 15 का क्या है नाना, पापा, आशा, सब, बीमार, विषम तो इसमें दिया नहीं है, तो नाना पापा आशा सब में क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, तो S3 जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे S3 सब में जोड़ देंगे, सब में क्या करेंगे S3 हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो बाबू यहां पे हमसे ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा स्थायित्व किसमें होगा। तो बाबू याद करिए जब हम आपको पी ब्लॉक का तत्व पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है अस्थायित्व का क्रम घटता है, यानी जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा अस्थायी होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बताना चाहें तो सबसे ज्यादा ऊपर कौन है NH3 है, तो हमारा जो NH3 है अमोनिया सबसे ज्यादा अस्थायी होगा। उससे कम कौन होगा PH3 होगा। अब बाबू PH3 से भी कम कौन होगा, तो यहाँ पे ASH3 होगा। अब इससे भी कम कौन होगा, तो बाबू SbH3 होगा।
SbH3 होगा। तो बाबू हमसे क्या पूछा गया है कि सबसे बाबू ज्यादा अस्थाई कौन सा होगा, तो ये NH3 यानी जो अमोनिया होगा सबसे ज्यादा अस्थाई होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कम पूछेगा तो आप बना सकते हैं। आगे कार के टायर में प्रयुक्त होता है, यानी कार के टायर में हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कार के टायर में हम लोग ब्यूना रबड़ का प्रयोग करते हैं। तो ब्यूना रबड़ है जी, बिल्कुल ऑप्शन में होगा, ब्यूना रबड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जी के हाइलोजन अम्ल HX की अम्लीय प्रबलता का बढ़ने का क्रम। बाबू देखिए सारा ये हाइलोजन है, हाइलोजन अम्ल बना रहा है, यानी HX, HCl, HBr है ना, HI, ये क्या है, हाइलोजन अम्ल है। यानी अगर बात करें कि वर्ग 17 में क्या बनता है, हाइलोजन अम्ल बनता है। ये वर्ग क्या है, 17 है। वर्ग 17 में क्या बनता है, हाइलोजन अम्ल बनता है। जैसे हाइलोजन HF हो गया, है ना, HCl हो गया, फिर क्या हो गया, HBr हो गया, फिर क्या होता है, HI होता है। यही ना हमारा ऑप्शन है। तो अब क्वेश्चन है कि हाइलोजन अम्लों का ये जो याद रखना है, HX की जो है अम्लीय प्रबलता का बढ़ने का क्रम क्या होगा, बढ़ने का क्रम क्या होगा। तो बाबू आपको पता है कि अम्लीय प्रबलता का बढ़ने का क्रम क्या होता है, कि याद रखना है कि सबसे ज्यादा हमने आपको बताया था कि आवर्त सारणी में अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो बाबू आवर्त सारणी में अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अम्लीय प्रबलता का क्रम क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पे अम्लीय प्रबलता का क्रम बढ़ता है, यानी जो सबसे कम होगा कौन सा होगा मेरा बच्चा, तो आप कहिएगा गुरुजी जो सबसे कम होगा हमारा HF होगा। इससे बड़ा कौन होगा, तो आप कहिएगा HCl होगा। इससे बड़ा कौन होगा, तो आप कहिएगा HBr होगा। अब सबसे बड़ा कौन होगा, तो HI होगा, और यही ना है इसका बढ़ने का क्रम। तो बाबू सबसे बाबू कम कौन, बाबू सबसे कम कौन, HF। उससे बाबू याद रखना है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा HCl, उससे थोड़ा सा ज्यादा HBr, उससे सबसे ज्यादा कौन, तो HI, यानी सबसे प्रबल अम्ल इसमें कौन सा होगा, HI। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी सारा देखिए इधर उधर दिया है, लेकिन यही एक सटीक बैठ रहा है। देखिए HF, HCl, HBr और HI, यानी राइट आंसर कौन सा होगा बच्चे, ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़िए आगे कि हेलो एरिन्स में CX बॉन्ड रहता है। अब बाबू यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो हेलो एरिन्स है, हेलो एरिन्स का मतलब क्या हुआ बाबू, यहाँ पे ये होता है हमारा बेंजीन में से जब हम हाइड्रोजन को हटा के एगो क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, हेलो एरिन्स होता है। देखिए ये हमारा क्या है बाबू, हेलो एरिन्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हेलो एरिन्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हेलो एरिन्स है। ये हमारा क्या है, हेलो एरिन्स है। इसमें मान लेते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन हमने Cl जोड़ दिया, Br जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या होता है, सब जगह पे हाइड्रोजन होता है। ये हमारा हेलो एरिन्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है बाबू, हेलो एरिन्स है। ये हमारा क्या है, हेलो एरिन्स है। तो हेलो एरिन्स में जो कार्बन यहाँ पे हर जगह ये पे क्या होता है बच्चे, तो आप कहिएगा कि हर जगह ये पे गुरुजी यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। तो बाबू हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा गया है कि हेलो एरिन्स में जो CX का मतलब क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह पे हम हाइड्रोजन ही जोड़ देते हैं, तो CX बॉन्ड रहता है, ये क्या रहता है, कोई बच्चा बता देगा। आंशिक द्विबंध नहीं रहता है, उदासीन रहता है, इनमें से कोई नहीं नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा बाबू, तो सहसंयोजी ध्रुवीय रहेगा। और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो CX बॉन्ड होगा ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, CX बॉन्ड होता है। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन की उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण ये होता है, क्योंकि बाबू आपको पता है कि हाइड्रोजन जैसे हो गया हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, जिससे क्या करता है, कार्बन की तरफ आकर्षित होता है, इसीलिए यह सहसंयोजी ध्रुवीय बनाता है। ठीक है, आगे बढ़िए अगला कि हेलो एरिन्स में C प्रसंकरित रहता है। हेलो एरिन्स बाबू क्या बोला गया, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स में हमने लिखवाया था आपको कि हेलो एरिन्स सामान्यतः sp2 प्रसंकरण को दर्शाता है। तो अगर आपने थ्योरी किया होता अच्छी तरीके से, और बहुत सारे बच्चे किए हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर मार के चले जाते, लेकिन जब नहीं समझाएंगे तो जो नए नए बच्चे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि थ्योरी कर लीजिएगा, तो मेरा भी आसान होगा, आपका भी आसान होगा, समय का भी बचत होगा। हेलो एरिन्स की बात करें तो बाबू याद रखना है, हेलो एरिन्स किस प्रकार से होता है, ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बन। ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये हमारा कार्बन है। हम क्या बना रहे हैं बाबू, हेलो एरिन्स बना रहे हैं। ये हम क्या बना रहे हैं बाबू, हेलो एरिन्स बना रहे हैं, जिसमें मान लेते हैं बाबू कि यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो इसको छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसको छोड़ के क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, हटा हो तू,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, इसको छोड़ के क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो बाबू यहाँ पे आपको इतना पता होगा कि हर हर कार्बन के साथ क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक है, हर कार्बन के साथ क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। लेकिन हम लोग हेलो एरिन्स पढ़ा रहे हैं, तो एगो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, एगो हाइड्रोजन के द्वारा क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, यहाँ पे एक्स जोड़ देंगे। अब एक्स के जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी जोड़ना है जोड़ दीजिए। तो हेलो एरिन्स में कार्बन का प्रसंकरित होता है। अगर हेलो एरिन जिस कार्बन से जुड़ा है, इसका प्रसंकरण क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो देखिए, ये कार्बन का 4 गो संयोजकता होना चाहिए, 2 गो बॉन्ड इधर है, 1 गो बॉन्ड इधर, 3 गो, एगो ऊपर, 4 गो बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड है, तो एगो सिग्मा देगा, एगो पाई देगा। ये सिंगल बॉन्ड है, एगो सिग्मा देगा, ये सिंगल बॉन्ड है, एगो सिग्मा देगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा क्या हो गया, 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा के लिए क्या लिखेंगे, sp2। अगर हम इस हाइड्रोजन को यहां से हटा के यहां लिखते तो फिर भी यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे भी 3 गो सिग्मा होता। अगर इस x को इस पे यहां पे लाते, इस हाइड्रोजन को वहां कर देते, तो इस कार्बन का भी वही होता। यानी इसका जो प्रसंकरण आता है बाबू, हमेशा क्या आएगा, यानी हेलो एरिन्स बाबू क्या करता है, sp2 प्रसंकरित दर्शाता है। ये हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। आगे बढ़िए कि ऑक्सीकारक क्षमता क्रम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास है ना बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारक क्षमता क्रम क्या है, और सारा का सारा क्या है बाबू, वर्ग 17 है, हाइड्रोजन है, जिसमें क्या है, फ्लोरीन है ना बाबू, यहाँ पे याद रखना, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन गैस है, आयोडीन गैस है। बाबू ऑक्सीकारक क्षमता क्रम में हमने क्या कहा था कि ऑक्सीकारक क्षमता क्रम क्या होता है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आइएगा, ऑक्सीकारक क्षमता क्रम क्या होगा, घटेगा। यानी जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा, सबसे ज्यादा प्रबल होगा, यानी F2 सबसे ज्यादा बड़ा होगा, इससे क्या होगा, Cl2 कम होगा। Cl2 से कम कौन होगा, Br2 होगा। अब इससे कम होगा, I2 होगा। तो बाबू यही तो क्रम है ना चेला। तो देख लीजिए कि सबसे ज्यादा क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही है इसका क्या, ऑक्सीकारक क्षमता क्रम, जो कि आप लोग बिल्कुल राइट आंसर बता सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या एक ईंधन है, फ्यूल है, तो ये कौन सा होगा, फ्यूल सेल होगा, ईंधन सेल होगा, यानी क्या होगा, ये हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़िए कि एल्काइल हाइलाइड को किससे बनाने में प्रयोग किया जाता है। अरे बबुआ अब आया यहाँ पे थ्योरी का कमाल। अब यहाँ पे देखिए कि एल्काइल हाइलाइड को किससे बनाने में प्रयोग किया जाता है। बाबू हमने आपको एल्केन से ये एल्काइल हाइलाइड बनाना है, तो हमने आपको आरएस से भी बना के दिखाया है, एल्कोहल से भी बना के दिखाया है, आरओएस से भी बना के दिखाया है, एल्कीन से भी हमने बना के दिखाया है। बाबू ध्यान में रखना है, सममित एल्कीन याद है, असममित एल्कीन, ये सारी चीजें हमने आपको बना के दिखाया है। यानी एल्काइल हाइलाइड को हम लोग किस विधि से बना सकते हैं, एल्केन से भी, एल्कोहल से भी बना सकते हैं, और बाबू एल्कीन से भी बना सकते हैं। इनमें से सभी से हम बना सकते हैं, हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, और ये आएगा आपके एग्जाम में, हम बोल देते हैं और हर साल बोलते हैं कि आता है, और इस साल भी आएगा। अगर ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो अनुसंख्य गुणधर्म 4 होता है, प्रासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक उन्नमन, ये 4 अनुसंख्य गुणधर्म होता है। तो देखिए हिमांक का उन्नमन हमारा होता है, क्वथनांक का होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक उन्नमन। लेकिन क्या हमने प्रकाश की सक्रियता का नाम लिया, तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं लिया, यानी ये वाला नहीं होगा। आगे बढ़िए, अगला कि आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कोई भी भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन, पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। उस आंसू गैस के गोले का रासायनिक सूत्र आप बता दीजिएगा क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए अगर आपको पता है तो। बाबू देखिए आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CCl3NO2। CCl3NO2 क्या होगा, आंसू गैस के गोले का रासायनिक सूत्र। अगला H2PtCl6 का IUPAC नेम। अरे बाबू याद है जब चश्मा लगा के आंखिया में कुछ हुआ था, तो हम आपको IUPAC नेम बताए थे, है ना, याद आया कि हमने क्या बताया कि सबसे पहले क्या करना है, जो सेंट्रल मेटल्स एटम्स है, सेंट्रल मेटल्स एटम्स है ना, इसका क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है चेला। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। हाइड्रोजन का क्या होता है 1, इसमें गुणा कर रहा है 2, प्लस देंगे। प्लेटिनम का निकाला जाता है x। अब यहाँ पे क्या है, Cl क्या है, क्लोरीन, इसका होता है -1, इसमें गुणा कर रहा है 6, बराबर को उधर क्या होगा 0, यानी 2 + x - 6 = क्या होगा 0, यानी x = क्या होगा, ये बराबर को उधर जाएगा क्या प्लस में, और ये माइनस में, यानी x = क्या होगा 4। हम इसको रोमन संख्या में लिखते हैं
4 ये क्या हो गया हमारा 4, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल गया 4 निकल गया। और 4 कवना में है तो 2 गो में है, एगो इसमें एगो इसमें। तो देखिए पहले तो इसको काट दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या दिखा जाता है कि अगर H2 पे प्लस है तो बाबू ये जो हमारा संकुलन होगा ये कौन सा संकुलन होगा, माइनस संकुलन होगा। तो हमने कहा कि जब ये ऋण आयन संकुलन होगा तो इसमें क्या लगाएंगे, ATE लगाते हैं, आपको पता है। और सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये आयन है इसका नाम लिखेंगे, यानी हाइड्रोजन, फिर क्या होगा, लिगेंड्स की संख्या कितना है 6, तो हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, ATE लगाना, प्लेटिनेट 4, तो हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4, और ये वाला ऑप्शन राइट। इतना इजी तरीके से बताए हैं ना, उसमें बहुत इजी तरीके से बताए हैं जो बच्चों को हेल्प हो सकता है उससे, ठीक है। हम क्या कहेंगे, क्या हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम है ना, लेकिन इसमें ATE लगाते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक संकुलन है। तो हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, और इसका ऑक्सीकरण संख्या हमने अभी निकाला 4 होता है, तो हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4। अब देखिए हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो PT4, अरे क्लोराइडो PT4 नहीं होगा, ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ जी कि ऑक्सीजन डाइफुलराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा मेरे बच्चे। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन डाइफुलराइड है, OF2 है, OF2, इसमें ऑक्सीजन का निकालनी है, जिसको निकालना रहता है x मान लेंगे। फ्लोरीन का क्या होगा -1, इसमें गुणा कर रहा है 2 बराबर के उधर 0, यानी x - 2 = 0, यानी x = क्या होगा 2, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या निकला, प्लस में ना कि माइनस में, प्लस में 2 होगा, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से समूह 17 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। वर्ग 17 में कौन कौन सा तत्व है, तो फ्लोरीन है, कौन कौन सा है जी, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और क्या होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टेटीन होता है, AT होता है। अरे बबुआ इसमें से कौन सा है, तो देखिए हमने क्या कहा, अरे बबुआ यहाँ पे ई नहीं रहेगा, फिर नहीं तो दो को आंसर हो जाएगा इसमें का, है ना, ये ई को हटा दीजिए कि फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर दीजिए, तो बाबू आप क्या आंसर देंगे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, वर्ग 16 का है, वर्ग 16 का है, कितना का है बबुआ, वर्ग 16, वर्ग 16 का है। आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से अम्लीय प्रबलता का सही क्रम क्या होगा। अब बता दीजिए इसमें से अम्लीय प्रबलता का सही क्रम क्या होगा, जितने भी सारे बच्चे हैं। अम्लीय प्रबलता क्या होता है, ये सारा का सारा ऑक्सीजन का ग्रुप है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम, यही ना होता है, टी तक दिया है। सबके आगे यहाँ पे हाइड्राइड बनाया है, H2O, H2S, H2SE, H2TE। तो अम्लीय प्रबलता का क्रम क्या होता है बच्चों, तो हमने क्या कहा कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाइए, अम्लीय प्रबलता का क्रम बढ़ेगा, यानी सबसे जो ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, H2TE का, H2TE का क्या होगा, अम्लीय प्रबलता सबसे ज्यादा होगा। इससे कम कौन सा होगा, H2AC का होगा, है ना। उससे कम कौन होगा, H2S का होगा, H2S का होगा। उससे सबसे कम किसका होगा, H2O का होगा। तो देखिए सबसे कम कहां पे है, H2O जी, देखिए तो देखिए सबसे ज्यादा किसका, H2T, फिर H2SC, फिर क्या H2S, और यहाँ पे H2O। यानी जो हमारा ध्यान में रखना है कि सबसे जो ज्यादा, अरे उल्टा हो गया है क्या, यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया है, देखिए यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को मिला है, H2TE का सबसे ज्यादा होना चाहिए। देखिए H2TE का ज्यादा है ना, देखिए सबसे कम H2O, फिर उसके बाद H2S, उससे ज्यादा कौन, H2SC, फिर यहाँ पे H2TE। यानी हमारा जो ऑप्शन देखिए हो रहा है, बी वाला ऑप्शन हो रहा है। मिलाइए, इससे मिलाइए। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला, SO2 अणु में S का परमाणु संकरण कितना होगा, तो बाबू सल्फर डाइऑक्साइड है, तो आपको पता है S है तो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन, एगो होगा इसके पास लोन पेयर। तो बाबू S के साथ परमाणु संकरण निकालना होगा, तो दो गो है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एगो सिग्मा एगो पाई देगा, ये एगो सिग्मा एगो पाई देगा, लोन पेयर एगो सिग्मा देता है, यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 3, 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, sp2। चाहे SO3 हो चाहे SO2 हो, उसमें S के साथ परमाणु संकरण क्या होगा, sp2 होगा। आगे बढ़ जाइए कि नाइट्रस ऑक्साइड है, तो बाबू नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, एक बार बता दीजिएगा। नाइट्रोक्स ऑक्साइड क्या है, उदासीन है, एकदम राइट आंसर मारिए, बिल्कुल। आगे बढ़ दिए, H3PO2, H3PO3, H3PO4 क्या है, तो अगर हम एक का निकालें, H3PO2 है तो P के साथ क्या है,
दो गो ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दिया हमने। हाइड्रोजन कितना है, 3 गो है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या हो गया, तीसरा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन दुई गो था ना, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, एक ऑक्सीजन हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये कितना भास्मिक हो रहा है एक बार बताइए, ये हो रहा है एक भास्मिक, है ना, एक भास्मिक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एक लिख देंगे। अगर H3PO4 है तो यहाँ पे क्या है, P के साथ डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितना है बाबू, तो 3 गो हाइड्रोजन है, देखिए 3 गो हाइड्रोजन हमने दे दिया। अब उसके साथ 3 गो ऑक्सीजन है, जिसमें से एगो लिख दिए, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे। यानी ये वाला देखिए कितना हो रहा है, तो आप कहिएगा 2 गो भस्म बना रहा है, तो ये क्या होगा, द्विभास्मिक। और एक ऑक्सीजन और बढ़ गया तो ये क्या करेगा, 3 गो भस्म बनाएगा। यानी 1 और 2 और 3, यानी एक भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक होगा। और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला मेलाकाइट का सूत्र क्या होता है, कॉपर का अयस्क जो मेलाकाइट होता है, हमने क्या बताया, CuOH का द होल ट्वाइस इंटू CuCO3 बताया था, जो पीछे हमने लिखा भी था। आगे निम्न में से किसमें Ca तथा Mg दोनों पाया जाता है, किसमें Ca और Mg दोनों पाया जाएगा, कौन सा ऐसा है जिसमें Ca और Mg दोनों पाया जाता है। तो वो जो डोलामाइट खनिज है ना, डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है, Ca, है ना, क्या पाया जाता है, CaMg, क्या होता है, CO3 का द होल ट्वाइस। ये क्या होता है, डोलामाइट खनिज का सूत्र होता है। तो देखिए इसमें Ca और Mg दोनों, डोलामाइट खनिज का सूत्र CaMgCO3 2 होता है। यानी क्या होगा, डोलामाइट में Ca भी पाया गया, Mg भी पाया गया, Ca भी Mg में, तो किसका होगा, डोलामाइट का होगा। अगला व्यावसायिक लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है, तो बाबू व्यावसायिक लोहे का सबसे शुद्ध रूप की बात करें तो हमारा पिटवा लोहा सबसे ज्यादा शुद्ध रूप होता है। क्योंकि जिस लोहे में अगर जितना कम कार्बन होगा वो उतना ही शुद्ध होगा। यानी पिटवा लोहा में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, 0.02% कार्बन होता है। अगर ढालवा लोहा की बात करें तो 0.04%। यानी सबसे कम किसमें है, पिटवा में, तो पिटवा राइट आंसर। आगे बढ़िए कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। यानी कौन सा ऐसा गैस है जिसका अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे ज्यादा अधिक होगा, तो वो अमोनिया गैस है, जिसे HN मतलब NH3 कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा। आगे कि NiCO4 में Na का प्रसंकरण क्या होगा, Na के साथ 4 गो CO जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या, Na, इसके साथ कितना CO जुड़ा हुआ है, 4 गो CO जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 4 गो CO जोड़ देंगे। तो बाबू इसका प्रसंकरण क्या होगा, तो बाबू सिंगल बॉन्ड है, एगो सिग्मा, 2 गो सिग्मा, 3 गो सिग्मा, 4 गो सिग्मा। यानी क्या होगा, 4 सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, sp3। तो sp3 हमारा राइट आंसर। अगला, अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो बाबू हमने आपको बताया हुआ था कि भर्जन, जारण या निस्तापन किसे कहते हैं। तो निस्तापन का मतलब क्या, निस्तापन यानी नहीं है, तो जिसमें वायु नहीं हो उसे निस्तापन, और जिसमें वायु की अधिकता में गर्म किया जाएगा भर्जन या जारण। तो जिसमें वायु क्या होता है, उपस्थित करता रहता है, वायु की उपस्थिति में करना है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी सल्फाइड है उसके, उसको मतलब क्या, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ गर्म करिएगा तो क्या बनेगा, SO2। यानी क्या होगा बाबू, ध्यान रखना है कि SO2 इसमें से गैस निकलती है, और ये जितनी भी क्रिया होती है भर्जन या जारण में होती है। बाबू हमने आपको ये ट्रिक के माध्यम से बता दिया, और इसमें जितने भी सल्फाइड एस्क होते हैं उनका किया जाता है। अगला, स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो स्वतः अपचयन विधि से हमने क्या कहा, कॉपर हो गया, पारा हो गया, है ना, इन सब का क्या किया जाता है बाबू, ध्यान में रखना है कि स्वतः अपचयन विधि से किया जाता है। अगला, तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक कौन सा है। तापक्रम के बदलाव के लिए कौन सा एंजाइम का जरूरत पड़ता है। तो हमने बताया था कि तापक्रम के बदलाव के लिए जाइमेज क्या है, उत्प्रेरक है, जिसका प्रयोग करना पड़ेगा। निकेल का प्रयोग किसमें, तेल का हाइड्रोजनीकरण करना हो उसमें किया जाता है ना। आगे बढ़ जाइए कि किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक का निर्माण करती है। ऐसी कौन सी धातुएं होती है जो प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। तो हमने बताया कि जो ऐसी कौन सी धातु है, तो हमने बताया था कि जितनी भी बाबू क्या होगी, क्षार धातुएं होगी, तो क्षार धातुएं बनाती है, संक्रमण धातुएं नहीं बनाती है। आगे बढ़ जाइए कि एल्कोहल के गुण अन्य से भिन्न होते हैं एवं उनका क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है, इसका कारण क्या है। बाबू एल्कोहल जैसे हमने कह दिया क्या, एथिल एल्कोहल C2H5OH हमारा क्या हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया। अब ये जो एथिल एल्कोहल है
इसका बाबू गुण अन्य से भिन्न है, ठीक है। और बाबू इसका क्वथनांक भी ज्यादा है। क्वथनांक का मतलब समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी किसी भी तरल पदार्थ का एक निश्चित टेम्परेचर होता है जिसपे वो तरल पदार्थ उबलना स्टार्ट करता है, जिसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो उसका क्वथनांक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमने बताया कि जो ये एल्कोहल होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। आगे बढ़ जाइए मेरे बच्चे, अगला कि औद्योगिक स्तर पर फिनोल का निर्माण किया जाता है। और वो वीडियो को शेयर करिए, काहे भाग रहे हैं आप लोग, इतना अच्छा क्लास है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर भी जा रहे, गलत बात है। औद्योगिक स्तर पर फिनोल बनाना हो, फिनोल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH, है ना, ये क्या है फिनोल। तो औद्योगिक स्तर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा मात्रा में अगर आपको फिनोल बनाना हो तो इसके लिए कौन सी विधि होगी, हमने कहा था इसके लिए जो विधि होगी क्यूमीन द्वारा, क्यूमीन द्वारा होगा। अगला कि अभिक्रिया के वेग पे ताप के प्रभाव को किसने दर्शाया, किसने बताया कि ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है जबकि ताप घटाने पे अभिक्रिया का वेग घट जाता है। यानी औद्योगिक स्तर पर किसने बताया, सॉरी, कि अभिक्रिया के वेग पे ताप के प्रभाव को किसने दर्शाया, तो बाबू आप कहिएगा अर्हेनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा कि ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और ताप घटाने पे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, घट जाता है। यानी अर्हेनियस ने दिया, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, तो बाबू किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करेगी कि गैस का ताप कितना है, गैस की प्रवृत्ति कौन सी है, गैस का दाब कौन सा है, यानी उपयुक्त सभी पर निर्भर करेगा। यानी जो हमारा होगा बच्चे डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला कि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव कितना है, 0.76 वोल्ट, तो इसका अवकरण विभव क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपके एग्जाम में, लिख के ले लीजिए, दे देगा अगर आपको कि एक इलेक्ट्रोड विभव का ऑक्सीकरण विभव इतना है तो इसका अवकरण विभव क्या होगा। तो ऑक्सीकरण विभव क्या दिया है, 0.76 वोल्ट, तो अवकरण पूछे तो खाली आगवा माइनस लगा देना है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवकरण पूछे तो आपको सिर्फ आगे माइनस लगा देना है। अगला, अधिकांश प्रतिक्रिया के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो अधिकांश प्रतिक्रिया के लिए जो ताप गुणांक का मान होता है ना 2 से 3 के बीच में बदलता है, ध्यान में रखिएगा। अधिकांश, जितने भी अधिकांश प्रतिक्रिया होगा उसके लिए जो ताप गुणांक होगा इसका मान जो होगा 2 से 3 के बीच में बदलेगा। आगे बढ़ जाइए, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, तो बाबू विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होगी, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी बाबू विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या, उल्टा, यानी 1 बटा में क्या होगा, ओम मीटर, जब इसे हम लोग क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता। अब ओम ऊपर जाएगा क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा, जैसे ये ओम ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, और ये क्या मीटर है, इसे सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि हमारा क्या है, सी ऑप्शन है। आगे बढ़िए कि परिशुद्ध एल्कोहल में बाबू जो हमारा एथिल एल्कोहल का प्रतिशत कितना होता है ना, जो शुद्ध परिशुद्ध एल्कोहल, तो परिशुद्ध एल्कोहल में एथिल एल्कोहल का जो परसेंटेज ज्यादातर देता है बाबू 95.5% ही देता है, ठीक है, क्लियर रखिए, कहीं कहीं 98 भी दे देता है, लेकिन 95.5 हमको अच्छा लग रहा है। अगला, मिथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो मिथेनॉल को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, मेथ का मतलब एगो कार्बन, इसके साथ बाबू क्या जोड़िए, एल्कोहल जोड़ दीजिए, यानी CH3OH को हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल एल्कोहल के नाम से जानते हैं, तो CH3OH। आगे बढ़ जाइए कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है, यानी घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालक कितने होते हैं, तो हमने क्या बताया था, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, टोटल नंबर कितना हुआ, 3 हुआ, तो 3 हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए कि यहाँ पे पोटास एलम, जिसको हम लोग फिटकिरी बोलते हैं, ये क्या है, तो हमने बताया था कि फिटकिरी हमारा क्या हो सकता है, तो फिटकिरी हमारा हो सकता है क्या, बताइए, फिटकिरी हमारा होता है क्या, तो बाबू ये द्विक लवण का उदाहरण है कि जो ठोस अवस्था में ही अस्थायी होगा, जैसे इसको जल में डालिएगा इसका कण कण बिखर जाएगा, है ना, कण कण बिखर जाएगा, सारा टूट के अलग हो जाएगा, इसीलिए बाबू ये क्या होता है, द्विक लवण होता है, ना कि जटिल लवण होता है। अगला कि नायलॉन 66 में कौन सा बल होता है, तो नायलॉन 66 की बात करें तो इसमें क्या होता है बाबू, ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, नायलॉन 66 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चलिए, क्लोरोफॉर्म अणु CHCl3 में हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है, बाबू क्वेश्चन है कि CHCl3 में, बाबू यहाँ पे याद रखना है कि CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या हुआ
CHCl3 हो गया, CHCl3 हो गया। तो बाबू देखिए यहाँ पे कार्बन एगो है, इसके साथ एगो हाइड्रोजन है, और क्लोरीन कितना है, 3 गो है। तो Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर बना दिए। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है प्यारा बच्चों, CCl3 है ना, CCl3 बनता है ना। ये हमारा क्या बनेगा, CCl3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या, H प्लस आयन देगा। और आपको 10th में भी पता होगा, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी यौगिक अगर H प्लस आयन दे, अगर कोई भी अणु H प्लस आयन दे, वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा, H प्लस आयन दे रहा है ना। आगे बढ़ जाइए, उप संयोजन यौगिक के वर्नर का सिद्धांत के अनुसार क्या होगा। तो उप संयोजन यौगिक के वर्नर का सिद्धांत हमने आपको बाबू पढ़ा रखा है, जिसमें हमने बढ़ाया है कि प्राथमिक संयोजकता आयनन योग्य होती है, भाई पहला ही ऑप्शन सही है। द्वितीय संयोजकता आयनन योग्य नहीं होती है। प्रथम एवं द्वितीय आयनन योग्य होती है, केवल प्राथमिक संयोजकता आयनन योग्य नहीं होती है। नहीं लगा दिया तो गलत आंसर। आगे बढ़ जाइए कि उप संयोजन यौगिक यहाँ पे K4NiCN6 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। इसमें निकेल क्या है बाबू, निकेल हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल्स एटम है निकेल। अब इसी का ऑक्सीकरण संख्या निकलता है, तो चलिए निकालिए। देखिए कि क्या है, पोटेशियम, इसका 1 होता है, इसमें 4 गुणा कर रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे निकेल का निकालना है, तो निकेल का हम लोग क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। फिर प्लस देंगे, Cn का क्या होता है, -1, इसमें गुणा क्या कर रहा है, 4 बराबर को उधर 0, यानी इधर 4 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4 से 4 कट गया, x इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब 0 किन किन बच्चों का आया है जी, जल्दी जल्दी बताइए तो। 0 किन किन बच्चों का आया है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, अरे भागिए मत, जल्दी जल्दी शेयर करिए। आगे बढ़िए कि CrNH3 4Cl2Cl में लिगेंड्स कौन सा है। तो वो लिगेंड्स हमने बताया ना कि जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करता है, उसी को हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। जो बाबू संकुलन के अंदर होता है, और बाबू जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, उसी को तो लिगेंड्स कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा लिगेंड है, पहला लिगेंड है हमारा NH3, NH3 हमारा क्या है, लिगेंड से पहला। दूसरा इसमें देखिए Cl2 भी क्या है, लिगेंड से। इसमें लिगेंड की संख्या कौन सा है, मतलब NH3 और Cl, ये दोनों लिगेंड है बाबू। आगे बढ़िए कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का घटने का क्रम क्या होगा। अब विद्युत ऋणात्मकता का घटने का क्रम, हाइड्रोजन का मतलब क्या, एक्स ग्रुप, वर्ग 17, वर्ग 17 में क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब बाबू ऋणात्मकता का घटने का क्रम क्या होगा। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक क्या होता है, फ्लोरीन होता है। इससे कम क्या होगा जी, क्लोरीन होगा। इससे कम क्या होगा, ब्रोमीन होगा। इससे कम क्या होगा, आयोडीन होगा। तो ये क्रम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही तो है घटने का क्रम। आगे बढ़ जाइए कि अक्रिय गैसों के बाह्य कोश एन का विन्यास क्या होगा। जैसे नियोन का क्या होता है, नियोन अक्रिय गैस है, 10 होता है। तो आप निकालिएगा बाबू, इसका नियोन का कितना होता है, 10 होता है। तो जब 10 का निकालिएगा तो क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p क्या होगा, 6 होगा। यानी क्या हो रहा है, NH2 आ रहा है और क्या आ रहा है, NP6 आ रहा है। ठीक है, अगर हम आर्गन का निकाले तो आर्गन का 18 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p क्या हो गया, 6। यानी NS में भी 2 गो और यहाँ पे क्या हुआ, NP में 6 गो, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP6 ही आएगा। और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश से स्वतंत्र है। तो कोलाइडी विलयन के आवेश से स्वतंत्र एक ही होता है, जिसका नाम क्या होता है, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। आगे बढ़िए कि विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन की खोज किया था बाबू फंक ने। फंक ने विटामिन जितने भी है ना, उनकी खोज किसने किया था, फंक ने किया था। एल्काइल हाइलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। एल्काइल हाइलाइड को एल्कोहल में, जैसे हम इससे साधारण वाला बता रहे हैं, ये क्या है, एल्काइल हाइलाइड है। इसको एल्कोहल में बदलना है तो इस हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहां से एक OH समूह जोड़ेंगे तो क्या होगा, ROH बन जाएगा। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया OH के द्वारा, यानी क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो कहीं पे है जी, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापित कर दिया हाइड्रोजन को OH के द्वारा। आगे बढ़ जाइए कि F2Br2 की अपेक्षा अच्छा ऑक्सीकारक होता है, इसका कारण क्या है। ऑक्सीकारक क्षमता क्रम हमने बताया है ना कि फ्लोरीन यानी ऊपर में जो रहता है सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्षमता क्रम रहता है। तो फ्लोरीन का आकार छोटा होगा, ये है लेकिन ऑक्सीकारक लिखा है तो नहीं।
फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है? नहीं, फ्लोरीन की ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है, यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तभी तो इसका ऑक्सीकरण क्षमता सबसे ज्यादा होता है। तो यही आंसर मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे, प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो जब प्रोटीन विघटित होता है ना, तो अंतिम उत्पाद बनता है क्या? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल याद रखिएगा। अगला, कि सभी लेंथेनाइड के लिए सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो बाबू यहां पे याद रखना है +3, सबसे अस्थाई पूछेगा तो अस्थाई मारिएगा। अब देखिए कि ये देखिए क्वेश्चन है, अब यहां पे आप लोग डरिएगा मत इस क्वेश्चन को देख के, ठीक है। क्वेश्चन है कि जब हम लोग C2H5Cl, ठीक है, यहां पे याद रखना है, जब हम लोग बाबू याद रखना है एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया AgF के साथ कराते हैं तो एथिल फ्लोराइड बनता है और AgCl बाहर निकलता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हुंस डीकर अभिकर्मक बाबू पढ़ा दिए हैं, ध्यान रखिएगा। तो बाबू हम इसे क्या कहेंगे? वुड्स अभिक्रिया पढ़ा दिए हैं, हमारा क्या होगा? स्वार्ट अभिक्रिया। इसी को स्वार्ट अभिक्रिया कहा जाता है कि जब हम एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया AgF के साथ कराते हैं तो हमारा एथिल फ्लोराइड बन जाता है, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? स्वार्ट अभिक्रिया कहलाती है। अगला, इसमें हमने बताया था बाबू कि जब सममित एल्कीन हो तब क्या होगा, यानी यहां पे क्या हो? CH2 डबल बॉन्ड क्या है? CH2 है। अब यहां पे क्या हो रहा है? इसके साथ Br जुड़ रहा है। तो बाबू सममित एल्कीन होता है तो हम क्या कहते हैं कि Br एगो इसके पास चला आएगा, एगो इसके पास चला आएगा। देखिए यहाँ पे Br इसके पास चला आया, एगो इसके पास चला आया, और ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? ये वाला ऑप्शन राइट आंसर। आगे के निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का, क्योंकि कार्बन के साथ चारों दिशाओं में जो बल होता है इसका क्या होता है? समान होता है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्या होगा बाबू? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? सबसे ज्यादा CCl4 का होगा। ओलियम का सूत्र क्या होता है आपको पता है? तो ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2H2O4 O7, सॉरी H2H2O7 ओलियम हो गया। अगला, SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। तो सल्फर को मानेंगे X, फ्लोरीन का क्या होता है? -1, इसमें गुणा कर रहा है 6 बराबर को उधर 0, यानी X - 6 इक्वल टू क्या? 0। X इक्वल टू क्या होगा? +6, और +6 किन किन बच्चों का आया हुआ है? गर्दा उड़ा दिया आप तो। आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? नाभिक स्नेह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो नाभिक स्नेह विस्थापन अभिक्रिया कौन सा होता है? तो देखिए, जब हम एल्किल हाइलाइड के दो अणु को सोडियम के साथ शुष्क की तर्क उपस्थिति में अभिक्रिया कराते एल्केन प्राप्त होता है, ये तो वुड्स अभिक्रिया हो गया जी, गलत आंसर हो गया, ये हमारा होगा नहीं। यहाँ पे अगर हम एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया Mg के साथ कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड होता है गिरगनाड अभिकर्मक, बाबू गलत। देखिए यहाँ पे जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया हम KOH के साथ कराते हैं तो ये क्या करता है? OH की जगह पे, X की जगह पे क्या होता है? एक OH जो नाभिकीय स्नेह है, ये क्या होता है? आके जुड़ जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय स्नेह विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, किण्वन का उदाहरण कौन सा है? तो बाबू किण्वन का उदाहरण कौन सा है? तो दूध का खट्टा होना भी किण्वन का उदाहरण है, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने का रस से शराब बना, यानी इनमें से सभी का हो जाएगा। अगला, एलिफेटिक्स एमीन की श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? एलिफेटिक्स माने एगो, यानी बाबू ध्यान रखना है एमीन्स है तो याद रखना है ये हमारा क्या होता है? एल्केन का सूत्र CnH2n H2n प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2। तो बाबू जब इसमें से हम एगो हाइड्रोजन को हटा के एगो एमीन जोड़ देते हैं NH2, ठीक है, तो क्या होता है हमारा? ये क्या होगा? CnH2n प्लस यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, तो एगो हाइड्रोजन बचेगा, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? NH2 जुड़ जाएगा। तो देखिए कहीं भी ऑप्शन है, देखिए C ऑप्शन है, और सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाबू बैटरी चार्ज नहीं है तो क्लास पे यहीं पे आपको एंड करना पड़ेगा 80 नंबर पे। हेलो एरेंस में सी के साथ प्रसंकरण क्या होगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए क्योंकि ये दोहरा रहा है क्वेश्चन, और ये आपके लिए HW है। देखते हैं कौन सा बच्चा गर्दा उड़ा के आंसर देता है, देखते हैं कौन सा बच्चा गर्दा उड़ा देगा इस आंसर देने में। जल्दी जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्या हो गया? हमारा HW हो गया। इस HW का क्या करना है? आपको आंसर देना है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, और सभी बच्चे क्या करिए? वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी सारे बच्चे हैं, और ये प्यारा सा चैनल है इसको क्या करिए? सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। PDF नोट्स आप लोग जरूर ले लीजिएगा, और बताइएगा कि ये क्लास आप सभी को कैसा लगा। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे सेशन को शेयर करिए, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, और बाबू यहाँ पे क्या करिए कि वीडियो को तुरंत आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, और HW का आंसर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।